नए साल के पहले दिन कुरम के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। तवील कत्लो गारत गिरी और खून रेजी के बाद अमन मुआहिदा तय पा गया। कुरम पारा चिनार में 42 मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल करने के आज 41 दिन बाद यह मुआहिदा तय पाया है। करीबन 3 हफ्तों तक जारी रहने वाले ग्रैंड जिरगे में दोनों फ्रीकैन ने बिलाखिर 14 नुकात पर इतफाक कर लिया है। दोनों फ्रीकैन की जानिब से 45 लोगों ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए 16 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। बाज जिरगा मेंबरान जाती मसरूफियात की वजह से जिरगे में शरीक ना हो सके। गैर हाजिर मेंबरान के दस्तखत के बाद मुआहिदे को हतमी और अमली शक्ल दे दी जाएगी। अमन मुआहिदे का बाज़ाब्ता ऐलान गवर्नर हाउस से किया जाएगा। कुरम में 2.5 माह से जारी इस कशीदगी के बाद दोनों फ्रीकैन ने 14 नुकात पर इतफाक कर लिया है। मुजवजा 14 नुकात में सबसे अहम तरीन नुक्ता, दोनों फ्रीकैन की जानिब से बारी असलहा वापस किया जाएगा। बगैर लाइसेंस के असलहा नहीं रखा जाएगा। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, मिसाइल्स और आरपीजीज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और असलहे की आजादाना नुमाइश और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। असलहा खरीदने के लिए चंदा जमा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फ्रीकैन तमाम बारी असलहा 1 महीने के अंदर अंदर जिला पुलिस के पास जमा करवाने के पाबंद होंगे। हुकूमत असलहे की बरामदगी को यकीनी बनाएगी और भारी असलहा इस्तेमाल करने वाले गांव के खिलाफ अमन कमेटी एक्शन लेगी। दोनों तरफ से कायम मोर्चों और बंकर्स को 1 माह के अंदर खत्म किया जाएगा और सड़कों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। इसी तरह मकामी अमन कमेटी की नाकामी की सूरत में जिली कमेटी हल निकालेगी और जिलाई कमेटी की नाकामी की सूरत में ग्रैंड जिरगा, हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुदाखलत करेंगे। मुजवजा मुआहिदे के मुताबिक किसी भी वाक़े की सूरत में करीबी गांव के रिहायशी जिम्मेदार होंगे। इस नुक्ते पर एक फरीक की जानिब से एतराज उठाया गया, मगर आज के जिरगे में इस नुक्ते पर भी बहस और मुबाहिसे के बाद इत्तफाक कर लिया गया। इस पहलू को भी जेर बहस लाया गया कि मकामी गांव के लोगों ने खुद को बेगुनाह साबित कर दिया तो फिर उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होगी। मुजवजा मुआहिदे के मुताबिक अराजी के तनाज़ात को अराजी कमीशन और कबायली कानून के तहत हल किया जाएगा। जो जमीनी तनाज़ात और कॉन्ट्रोवर्सीज मकामी रवाज के मुताबिक हल हो सकते हैं, उन्हें मकामी रवाज के मुताबिक ही और बाकी तनाज़ात को अराजी कमीशन के मुताबिक हल किया जाएगा। मुजवजा मुआहिदे में यह भी कहा गया है कि साबका तमाम इलाकाई और इज्तिमाई मुआहिदात, कागजात, माल, फैसलाजात और रवायात अपनी जगह बरकरार और बहाल रहेंगी। कुरम में फिरका वाराना फसादात की एक बड़ी वजह जमीनी तनाज़ात हैं। कुरम में करीबन 8 ऐसे मकामात हैं कि जहां जमीनी तनाज़ात चल रहे हैं। ये शामलाती ज़मीनें हैं, इन पर दोनों फ्रीकैन के दरमियान एक अरसे से तनाज़ा चल रहा है कि जिसकी वजह से दोनों फ्रीकैन के दरमियान कशीदगी पाई जा रही थी। नाज़रीन, इसी तरह मुजवजा मुसवदे के मुताबिक कोई भी शख्स या अशखास अपने माबैन लड़ाई को मजहबी रंग नहीं देंगे और आइंदा फ्रीकैन पनाह में लिए गए अफराद की हिफाजत को भी यकीनी बनाएंगे। लाशों की बेहुरमती भी नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर जज्बात को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुजवजा मुआहिदे में यह भी कहा गया है कि इलाके में अगर कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हुआ तो मुतलका इलाके में अमन कमेटियां फौरन मुतहर्रिक होंगी और दूसरा फरीक किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं देगा। अगर 2 गांवों के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया तो मसलक या जात की बुनियाद पर लड़ाई नहीं होगी। मुआहिदे में इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई भी कबीला पनाह नहीं देगा। मुजवजा मुआहिदे में कहा गया है कि हुकूमत सरकारी सड़क पर हर किस्म की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। जिला कुरम के तमाम बेदखल खानदानों को अपने अपने इलाकों में आबाद किया जाएगा और उनकी आबादकारी में किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली जाएगी। मुजवजा मुआहिदे के मुताबिक तमाम सरकारी मुलाजिमीन बशमूल असातिज़ा जो हैं वो बिला रोक टोक जिला कुरम के तमाम इलाकों में अपनी ड्यूटियां अंजाम देंगे और मुशीरान उनकी हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। फ्रीकैन के दरमियान जो सीज फायर है, फायर बंदी है, वो दायमी होगी। अहम तरीन मुआहिदा है, अहम तरीन पेशरफ्त है। कुरम में अमन मुआहिदे पर इत्तफाक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मगर इससे पहले भी कुरम में क़याम अमन के लिए 26 मुआहिदे हो चुके हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद ना होने की वजह से फसादात दोबारा सर उठाते रहे हैं। आज के अमन मुआहिदे में कि जिस मरी मुआहिदे को फाल रखने पर आज इत्तफाक हुआ है, नाज़रीन, ये कुरम की तारीख का सबसे बड़ा मुआहिदा था। 2007 में पारा चिनार में एक जलूस पर फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हो गए और इसके बाद जिला कुरम 4 साल तक शदीद बदअमनी और कत्लो गारत का शिकार रहा। फिरका वाराना जंग इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई कि 3000 के लगभग लोग जान से चले गए, 5 से ज्यादा जख्मी हो गए। उस वक्त भी मरकजी पारा चिनार शाहराह को बंद कर दिया गया था। दोनों तरफ से भारी हथियारों का आजादाना इस्तेमाल किया जाता रहा था। हालात को काबू करने के लिए फिर गनशिप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी किया गया। मकामी जिरगे की नाकामी के बाद
2008 में इस्लामाबाद में सरकारी जिरगा बुलाया गया था, ये जिरगा भी नाकाम रहा। 2008 में ही फिर कुरम के 50 अरकान का जिरगा मरी में बुलाया गया और इस जिरगे में दोनों फ्रीकैन के दरमियान पहला 9 निकाती तहरीरी अमन मुआहिदा तय पाया। जिरगा ने मुआहिदे पर अमल दरामद की जिम्मेदारी भी उठाई और इस मुआहिदे के तहत भी मरकजी शाहराह को खोलना, नकल मकानी करने वाले 2 लाख अफराद को रीसेटल करना, वापस आबाद करना और साथ ही कब्जे की गई जमीनें वापस करना शामिल था। कैदी रिहा करना भी शामिल था। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करना और गैर रियासती अनासिर की हमायत ना करना जैसे नुकात पर इत्तफाक राय हो गया था। गो के जमीनों पर कब्जा छोड़ने पर अमल दरामद ना हुआ। 2022 में जमीनी तनाज़ात के हल के लिए एक कमीशन भी बनाया गया, मगर यह सच है कि इस अमन मुआहिदे से 2023 तक इलाके में अमन कायम रहा। अगरचे इक्का दुक्का वाकयात रूनुमा होते रहे, लेकिन 2023 से लेकर 2024 के आखिर तक ये इलाका एक बार फिर मैदान जंग बना रहा। इस दौरान मकामी जिरगे होते रहे, लेकिन मुकम्मल अमन कायम ना हो सका। हालिया कत्ल गारतगिरी में 200 से जायद अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। कत्ल गारत के खिलाफ इलाके के लोगों ने मरकजी शाहराह को बंद कर दिया। फिर कुरम के अवाम ने इलाके में अमन के क़याम के लिए धरना भी दिया। 2.5 माह से पारा चिनार जाने वाली राब्ता सड़कें बंद हैं, जिसकी वजह से जिला कुरम में अद्वियात, अशिया खुर्दोनोश और ईंधन की शदीद किल्लत देखने को मिली है। जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। इलाज मुआलजे की सहूलियात नापैद होने से 100 से जायद बच्चे जान से हाथ धो बैठे हैं। कुरम में जन्म लेते इंसानी अलमिये पर कराची में गुज़िश्ता 7 दिन से 13 मकामात पर धरने जारी हैं। सड़कें बंद की गई हैं और कल शाम सिंध हुकूमत ने धरने उठाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन और पुलिस में शदीद झड़पें रिपोर्ट हुई और आज भी वजीर दाखिला सिंध ने मुजाहिरीन से आखिरी पेशकश करते हुए यह कहा है कि मुजाहिरीन सड़कों से उठकर किसी मुनासिब जगह एहतजाज करें। हुकूमत की रिट को चैलेंज नहीं करने देंगे। शहरियों को तकलीफ होगी तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। मामले की इस संगीनी में कुरम में 3 हफ्तों से चलने वाली ग्रैंड जिरगा और फायरबंदी के ऐलान के बावजूद कत्ल की वारदातें भी कम ना हुई। एक शख्स को सद्दा 12 बाजार में पकड़कर गला काट दिया गया उसका। नाज़रीन, इससे पहले फिर रिपोर्टिंग हुई लोअर कुरम में भी 2 अफराद के सर कलम कर दिए गए, मगर इस शदीद कशीदगी और बेतहाशा जान और माली नुकसान के बाद बिलाखिर अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोशिशें रंग लाई हैं और आज दोनों फ्रीकैन ने बड़े मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने एक जारी बयान में कबायली मशीरान का शुक्रिया अदा करते हुए यह भी कहा है कि मुआहिदा नफरत फैलाने वाले अनासिर के लिए वाज़ेह पैगाम है। वजीर आला ने यह भी कहा है कि मुआहिदे पर दस्तखत कुरम के मसले के पायदार हल की तरफ एक अहम पेशरफ्त है। लड़ाई और तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं। मसाइल और तनाज़ात हमेशा मुज़ाकरात से ही हल होते हैं। तशद्दुद हमेशा तशद्दुद को जन्म देता है कि जो ना फ्रीकैन, ना इलाके, ना ही हुकूमत के मुफाद में है। वजीर आला पायदार अमन के क़याम की नवीद सुना रहे हैं, लेकिन जब तक रियासत दोनों फ्रीकैन को असलहे से पाक नहीं करती, जब तक बॉर्डर से असलहे की तरसीलात जो है वो नहीं रोकी जाती और जब तक घरों और जो उधर के मोर्चे हैं उनको खाली नहीं किया जाता और इस असलहे को मुकम्मल तौर पर कबाइल से ले नहीं लिया जाता, बाजियाब नहीं करा लिया जाता, मुस्तकिल अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। रियासत को बहरकैफ अपनी रिट बहाल करना होगी। रियासत को उन खदशात का भी सर कुचलना होगा कि जो कलदम तंजीमों की पुष्ट पनाही जो है वो मुसलसल कर रहे हैं। इस पुष्पनाही को ख़त्म करना होगा। रियासत को अक़लियती बरादरी को भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराना होगी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बात करने के लिए एडवाइज़र टू द चीफ मिनिस्टर मोहम्मद सैफ साहब, जो बराह रास्त इस मुआहिदे का हिस्सा थे। डॉक्टर सैफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। बैरिस्टर सैफ साहब, फरमाई दीजिएगा, तवील वक्त और जानी नुकसान के बाद अल्लाह अल्लाह करके खैर से अल्हम्दुलिल्लाह ये दस्तखत तो हो गए हैं। मुआहिदे के मोटे मोटे खदोखाल जो आपके नजदीक सबसे जरूरी हैं, बताइएगा। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि कुरम के अवाम खास तौर पर और पाकिस्तान के अवाम बिलखुसूस और बिलअमूम दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि ये मुआहिदा आपस में तय पा गया। जहाँ तक इसके खदोखाल का ताल्लुक है, इसमें जो बुनियादी और अहम जुज़ था वो असले की हवालगी के हवाले से था। दोनों फरीकैन के पास जो भारी असला मौजूद था उसकी हवालगी की शराइत थी जिन पर थोड़ा सा तासुल आया मुआहिदे को उस पर दस्तखत करने के हवाले से, लेकिन बहरहाल आज दोनों पार्टियों ने दस्तखत कर दिए हैं। अब असला जो है वो हवाले किया जाएगा, सरेंडर किया जाएगा। जो बंकर्स हैं वो बंकर्स मसमार किए जाएंगे और उसके साथ साथ कुछ और ऐसी शराइत हैं कि तमाम जो फरीकैन हैं उनकी तरफ से अगर खिलाफ वर्जी होती है तो उसका अपने एक तरीक़ाकार मुतय्यन किया गया है और फरीकैन दोनों इंश्योर करेंगे कि उनके इलाकों में
امن جو ہے وہ قائم رہ سکے اور اس کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے گریٹ اچیومنٹ اور اب انشاءاللہ وہاں پر راستے بھی کھل جائیں گے اور ہفتے کے دن ہم وہاں سے کانوائے زمینی راستے کے ذریعے پارا چنار بھیجیں گے جس میں خوراک، ادویات اور لوگ بھی ہوں گے اور دیگر سامان جو ضروری سامان ہے وہ بھی ساتھ انشاءاللہ جائے گا. مگر سر اس سے پہلے میں چیدہ نکات پہ آؤں، وجہ کیا بنی اتنا تعطل اور اتنا وقت لگنے کی؟ دیکھیں تعطل تو حکومت کی جانب سے تو کوشش تھی کہ جلد سے جلد معاہدہ ہو. جیسے ہی وہ 21 نومبر کا افسوسناک واقعہ ہوا جس دن کانوائے پر حملہ ہوا جس میں 44 افراد شہید ہوئے، تو فوری طور پر حکومت نے تو وہاں پر، میں خود گیا تھا، میرے ساتھ اعلیٰ ترین جو سول انتظامیہ کے افسران تھے وہ بھی تھے، اور ہم نے وہاں جا کر سیز فائر بھی کروایا دونوں فریقین سے مل کر مشاورت کر کے، اہل تشیع سے بھی اور اہل سنت سے بھی، اور لڑائی بند کروائی. اس کے بعد قیدیوں کی حوالگی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن تلخیاں بہت زیادہ تھیں، ایک دوسرے پر عدم اعتماد بھی تھا. اسلحے کی حوالگی کے حوالے سے جو شرط تھی اس پر وہ دونوں تیار نہیں ہو رہے تھے. اسی حوالے سے مذاکرات ہوئے، مشاورت ہوتی رہی. تو جو ٹائم لگا ہے وہ بیسیکلی دونوں فریقین کا آپس میں انہی تحفظات کو دور کرنے کے حوالے سے، اور پھر آپس میں جو اپنے ان کے رہنما ہیں، بڑے ہیں، ان سے مشاورت میں ڈیلے آتا رہا ہے. تو بس بہرحال جو بھی ہے دیر آئے درست آئے، جیسے آپ نے خود فرمایا. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ٹائم تو لگا لیکن اور لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک مستقل حل کی طرف پیش رفت ہوئی ہے اور دونوں فریقین نے اب ایک ایسے لائحہ عمل پہ اتفاق کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس پر عمل پیرا ہوں گے تو مسائل جو ہے وہ آئندہ سر نہیں اٹھائیں صاحب، گے. ریاست نے تحریک طالبان پاکستان سے بھی معاہدے کیے ہیں، لیکن اگر دونوں فریقین جس طرح آپ آج کہہ رہے ہیں یقین سے، ان میں سے کوئی ایک خلاف ورزی بھی کرے گا تو کیسے پتا چلے گا؟ تعین کون کرے گا کس نے خلاف ورزی کی ہے؟ سزا اور جزا کا تعین کون کرے گا؟ اس معاہدے کی ایک خوبصورتی میں سمجھتا ہوں یہ ہے، اور یہی ہماری انٹینشن تھی کہ ہم اس کو اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ حکومت اس میں ثالثی کا کردار ادا کرے اور دونوں فریقین وہ آپس میں ایک فارمولے پر متفق ہوں، کیوں؟ تاکہ جب ان کی اپنی سائڈ سے طریقہ کار آئے گا، تجاویز آئیں گی اور اس پر وہ مشاورت کے بعد اتفاق کریں گے تو اس کی اونرشپ بھی خود لیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کرم ایک قبائلی علاقہ ہے، وہاں پر ایک قبائلی انداز زندگی ہے، طرز زندگی ہے. تو اس میں ہم نے ان قبائلی روایات کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس طرح کا میکینزم کیا ہے کہ قبائل جو ہیں، جو مختلف فریق ہیں، وہ بھی ذاتی طور پر انشور کریں گے کہ امن و امان کو کسی قسم کا خطرہ لاحق نہ ہو، اور کوئی انتہا پسند یا شرپسند جو ہے وہ ان کا نام استعمال کرتے ہوئے کسی قسم کی ایسی کارروائی نہ کرے. اگر وہ کرے گا تو وہ خود بھی ایکشن لیں گے اور حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے تاکہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اس کا سدباب بھی کیا جائے ایسی کسی بھی حرکت کا. تو یہ جو اونرشپ کا ڈائمنشن ہے، اونرشپ کا یہ جو عنصر ہے، اس کا معاہدے میں ہونا، اس کی لانجیویٹی اور اس کی جو ایک ہے ایک سسٹینیبلٹی، اس کو انشور کرے گی، کیونکہ اب قبائل خود اس پر ایکشن لیں گے اور انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ اگر کسی بھی فریق کی طرف سے خلاف ورزی کسی شخص کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ اس کے خلاف جو ہے وہ پھر قبائلی روایات کے مطابق بھی اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی، اور اس میں وہ لوگ انتظامیہ کو سپورٹ کریں گے. تو یہ بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسی لیے یہ بریک تھرو ہے کہ اب اس میں حکومت کا ہاتھ بٹانے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے قبائل بھی اسی طرح ہی فرنٹ لائن پہ ہوں گے جیسی حکومت. وہ تو ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، مگر مزید بریک ڈاؤن کیجئے، ڈسپیوٹ ریزولوشن ہوگی کیسے اور کرے گا کون؟ کیونکہ کمیٹی، اب آپ قبائل اور روایات کا ذکر کر رہے ہیں، مگر کمیٹی کن کن لوگوں پر مشتمل ہوگی؟ ممبران پر کون ہوں گے؟ دیکھیں، یہ جو جرگہ ہے یہ گرینڈ جرگہ ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے. اس میں دونوں طرف سے انتہائی معتبر معزز لوگ ہیں، دونوں کے فریقین کے، جن میں پولیٹیکل لوگ بھی ہیں، مذہبی ان کے رہنما بھی ہیں، اور اس میں جو سوشل انفلوینشل لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو اس لیے ایک تو یہ میکینزم میں تو سب سے پہلا فیکٹر اس جرگے کا ہے، کیونکہ آج انہوں نے ہی یہ معاہدہ کیا ہے اور ذمہ داری کا بھی انہوں نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ اس کی ذمہ داری اور اونرشپ وہ لیں گے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈسپیوٹس ہیں وہ ملٹیچیوڈ آف ڈسپیوٹس ہیں، وہ ایک صرف زمین کا ایشو نہیں ہے، لیکن زمین کا ایشو چونکہ وہاں پر ان ریزالوڈ رہا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے بعض اوقات جب زمینی تنازع ہوتا ہے تو وہ فرقہ واریت کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں اور بڑے پیمانے پر پھر فسادات ہونے لگتے ہیں. تو وہ ریزالو کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے اس کے لیے ایک لینڈ کمیشن قائم کیا ہے. لینڈ کمیشن جیسے ہی وہاں پر امن قائم ہوگا، راستے کھل جائیں گے، تو وہاں پر وہ لینڈ کمیشن بھی اپنا کام شروع کرے گا، اور جن زمینوں کا سیٹلمنٹ کا ریکارڈ موجود ہے
ان کی ملکیت اور ان کی حوالگی اپنے اپنے مالکان کو دی جائے گی اکارڈنگ ٹو دا ریکارڈ جو ہے، اور اس کے لیے بھی ڈپٹی کمشنر بھی ہوگا اور عمائدین پر، دونوں طرف کے عمائدین پر مشتمل کمیٹیاں بنائی جائیں گی جو لوکل علاقوں میں ان تنازعات کے فیصلے کر کے اس کا ایک پرامن حل نکالیں گی اور اس پر پھر عمل درآمد کیا جائے گا۔